ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आगामी बजट से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। चर्चा में भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक यामिनी अग्रवाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। बजट सत्र के शुरू होने से पूर्व ही बजट पर विश्लेषण और विमर्श शुरू हो जाती है और हम इन चर्चाओं के माध्यम से भी ऐसे ही विमर्श और विश्लेषण कार्यक्रम में कर रहे हैं। सबसे पहले यामिनी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले साल सरकार ने जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को लेकर बजट में 5,54,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर घोषित किया था। तो इस बार आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कुछ और एडिशन किए जा सकते हैं सरकार द्वारा, जिससे कि देश में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्हें और ज्यादा बूस्ट मिले? कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी जरूरी है इस समय, ताकि जो है ओवरऑल इकोनॉमी को गति पहुंचाई जा सके, जिसमें जरूरी है रोड्स, रेलवेज, आपके पोर्ट्स, इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर काफी खर्चा हो और जो रोजगार भी जनरेट करे और आगे जो बिजनेसेस चलाने के लिए या आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए चीजें हो, उनको मद्देनजर रखते हुए बुनियादी जरूरतें पूरी की जाए। चाहे वो टैप्स पहुंचाना हो रूरल रीजन में, चाहे वो सड़कें पहुंचानी हो रूरल रीजन में, या एयरपोर्ट्स तैयार करने हो, ऐसे सभी चीजों पे जरूरी है कि खर्चा किया जाए। यामिनी जी, सरकार का फोकस इस ओर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसके अलावा प्राइवेट पार्टनरशिप को भी सुनिश्चित किया जा सके और इस दिशा में हमने देखा कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसके तहत जो कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन पर बड़ी तेजी के साथ काम चल रहा है, इन परियोजनाओं में सार्वजनिक और निजी भागीदारी का हमने एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा है और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत में ये ऐसी परियोजनाएं आगे चलकर बहुत बड़ा रोल निभाएगी अर्थव्यवस्था में। तो आपको क्या लगता है कि सरकार का जो विजन है इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला, उसको कैसे देखा जा सकता है? जी देखिए, सरकार ने सागरमाला, भारतमाला प्रोजेक्ट और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ शुरू किया और कोशिश की कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफी निवेश किया जा सके। अगर इसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो इसमें एक मॉडर्नाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जिसके लिए जरूरी है कि कैपिटल इन्वेस्ट किया जाए और वो कैपिटल सिर्फ सरकार ना लगा करके प्राइवेट प्लेयर्स भी लगाएं, तो जो पूर्ति है इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की वो की जा सकती है, जिसके माध्यम से सिर्फ टेक्नोलॉजी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही नहीं पर ओवरऑल जो प्राइवेट क्षेत्र का जो सहयोग हो सकता है वो सरकार को मिल सकता है। काफी अच्छी पहल है पीपीपी मॉडल्स के द्वारा सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की और उन जगहों तक पहुंचने की जहां तक अभी तक सरकार के कुछ लिमिटेड फंड्स नहीं पहुंच पाए हैं। बीते अभी नवंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना को लॉन्च किया और इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं के लिए एक बेहतर समन्वय हो, एक अच्छा माहौल तैयार हो, इसके लिए सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च किया था। तो आपको क्या लगता है कि इस बजट में हमें इस परियोजना का एक और विस्तृत खाका देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है जो प्लान्स अनाउंस किए गए थे उन सभी प्लान्स में आगे योजनाएं बनाई जाएंगी और उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। पिछले बजट में जैसे हमने देखा हेल्थ केयर पे था, ऐसे ही गति शक्ति के बारे में और नेशनल पाइपलाइंस जो स्टार्ट की गई हैं उन सभी में आगे जो है कार्य शुरू होगा। यामिनी जी, आपने अभी सड़कों की और राष्ट्रीय राजमार्गों की चर्चा की। हमने देखा था कि पिछले बजट में इस विषय में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के लिए एक बहुत बड़ा एलोकेशन सरकार ने किया था पुराने बजट से उनके मुकाबले। तो आने वाले जो वित्त बजट हैं उसमें जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, सड़क हैं, उनके एलोकेशन को और बढ़ता हुआ आप देख रही हैं? जी मैं बिल्कुल देख रही हूँ, क्योंकि ये एक सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नहीं बढ़ाता, लोगों की एक दूसरे से रीच बढ़ाता है और एक रोजगार बढ़ाता है उन लोगों के लिए, खास तौर पे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं कोविड के दौरान। तो जो कंस्ट्रक्शन का काम है उससे रोजगार बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तरक्की पहुंचेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप गांवों को या शहरों को जोड़ते हैं और आसान करते हैं लोगों तक पहुंचना, वैसे वैसे कोई भी बिजनेस करना या कोई भी काम करना आसान हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद उद्योग जगत एक बहुत बड़ा पहलू रहता है अर्थव्यवस्था का। और यामिनी जी, जैसा कि हमने देखा कि बीते कुछ सालों में सरकार ने टेक्सटाइल क्षेत्र
क्षेत्र को एक बड़े महत्व के साथ देखा है और इसमें निवेश की संभावनाओं को भी बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। इस क्षेत्र में निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे भारत टेक्सटाइल हब बनकर उभरे, इस क्षेत्र में कई योजनाएं पिछले कुछ सालों में सरकार द्वारा संचालित की गई। तो आप कैसे देख रही हैं कि आने वाले बजट में क्या कुछ इस मामले में भी घोषणाएं हो सकती हैं और इस क्षेत्र को और ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कुछ सोच रही है? इस क्षेत्र का काफी हद तक कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स में, और क्योंकि हम टेक्सटाइल्स में काफी आगे हैं, अगर हम टेक्सटाइल्स को और मॉडर्नाइज करके और जो है ओवरऑल मेड इन इंडिया ब्रांड क्रिएट करके उसे काफी हद तक वर्ल्ड मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर सके तो वो एक हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। तो उसके लिए जैसे टेक्सटाइल पार्क्स हैं या जो ओवरऑल सब्सिडीज देना है, वो सारी जरूरी चीजें हैं जो उसको बढ़ावा देंगी। कोशिश यही होनी चाहिए कि जो ओवरऑल कॉर्पोरेट जिसमें हम कहते हैं कंपनीज को जो है क्रेडिट अवेलेबल किया जाए, और कोशिश ये भी की जानी चाहिए कि जो टैक्स रेट्स हैं उन्हें जहां तक हो सके वहां तक रैशनलाइजेशन किया जाए। ये भी कोशिश की जानी चाहिए कि जो भी R&D के खर्चे हैं वो अभी 125% डिडक्शन पे अलाउड हैं, तो वो उससे ज्यादा की अगर उन्हें डिडक्शन मिले और जो लेबर इंटेंसिव यूनिट्स हों उन्हें कुछ सपोर्ट मिल सके। भारत में उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ सके, इसके लिए सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और हमने देखा कि पिछले बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का PLI योजना में उद्योगों के लिए अगले 5 सालों के लिए एक प्रावधान किया गया, जिससे कि देश की उत्पादन क्षमता बढ़े और आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है उसको पूरा करने में सहायता मिले। तो सरकार के इस विजन को आप कैसे देख रही हैं? जी देखिए, प्रोडक्शन लिंक स्कीम से काफी हद तक फायदा होगा, क्योंकि कोशिश यही की जा रही है कि इंडिया जो एक सर्विसेज हब रहा है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का जो रोल है या इम्पोर्टेंस है वो बढ़े, और कोशिश यही की जा रही है कि हर तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, चाहे वो प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स के द्वारा हो, चाहे वो एक टैक्स GST के द्वारा हो, या फिर कोशिश की जा रही है कि हर एक व्यक्ति को ओवरऑल मार्केट्स में जाने का मौका मिल सके डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, और वो ज्यादा से ज्यादा अपने सामान को बेच सके, या वन टैक्स वन नेशन के द्वारा हो, या वन पावर ग्रिड क्रिएट करने की बात हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जितने पैरामीटर्स हैं, चाहे वो आपके अप्रूवल्स लेने की बात हो एक विंडो स्टॉप में, इन सभी से जो है मैन्युफैक्चरिंग को फायदा पहुंचेगा। यामिनी जी, जो सूक्ष्म, छोटे, लघु और मध्यम उद्योग हैं जिन्हें हम MSME क्षेत्र भी कहते हैं, इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तो इन क्षेत्रों को कैसे देख रही है सरकार इस बजट में? जी देखिए, MSME सेक्टर को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर माना जाता है और रीढ़ की हड्डी माना जाता है देश के लिए, और इसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया आत्मनिर्भर अभियान 1, 2 और 3 के द्वारा। ट्रेडर्स को भी सपोर्ट किया गया उन्हें MSME ग्रुप में ला करके, ताकि उन्हें जो लोन की सुविधाएं हैं वो कम दायरों पे मिल सके। कोशिश ये भी की गई है कि मुद्रा योजना या और योजनाओं के द्वारा उन्हें पैसा मुहैया कराया जा सके, NPAs पे मॉनिटोरियम दिया जा सके और वर्किंग कैपिटल लोन इन तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा MSME को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो, और टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसे सब्सिडाइज किया जाए या उसे सपोर्ट किया जाए। स्वास्थ्य क्षेत्र इसलिए भी एक बड़ा फोकस है क्योंकि अभी हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, तो बजट में हम क्या कुछ उम्मीद रख सकते हैं? जी देखिए, जो हेल्थ सेक्टर की रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 2.5% ऑफ GDP की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जो लास्ट टाइम भी बजट में अगर आपने देखा हो तो जो निवेश बढ़ाया गया वो 137% इंक्रीज करके बढ़ाया गया। कोशिश की गई कि गांव-गांव तक पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचे और वहां तक हेल्थ केयर की सुविधाएं दी जाए। कोशिश ये भी की गई है सरकार के द्वारा कि आयुष्मान भारत के द्वारा लोगों तक ज्यादातर सुविधाएं पहुंचे। जो जन धन योजना है उसके द्वारा एक्सीडेंट कवर दिया जाए। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं वो वनरेबल ग्रुप्स हैं और जो पुअर ग्रुप्स हैं उन तक सपोर्ट सिस्टम हेल्थ केयर को प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। कैपेसिटी बढ़ा करके भी और उनको फाइनेंशियली इंक्लूजन दे करके भी, ताकि उनको इंश्योरेंस के द्वारा मदद पहुंच सके। जरूरी बात यह है कि कैपेसिटी एकदम से नहीं बिल्ड हो सकती, पर उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जो पिछले सत्र के बजट में दिए गए थे। यामिनी जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आगामी बजट से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक यामिनी अग्रवाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।